हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बेटर? ओके। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है टॉपिक सेकंड, और वो टॉपिक हमारा रहेगा मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च से एग्जाम में संभवतः 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहां पर अगर इस टॉपिक को मैं समझने की कोशिश करता हूं तो एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक भी है, लेकिन उसके साथ साथ में यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं एनटीए नेट के एग्जाम की बात करता हूं तो ठीक ठाक क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, यानी कि अगर 84 सब्जेक्ट के अंदर अगर एनटीए पेपर को कंडक्ट करवाता है तो पेपर 1 से आपको अगर एक क्वेश्चन अगर सुनिश्चित करना है कि जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही जाएगा पेपर के अंदर, तो वो टॉपिक हमारा है मेथड्स ऑफ रिसर्च। ये टॉपिक नंबर सेकंड है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, थोड़ी सी रेलिवेंस रखता है ये। क्यों रेलिवेंस रखता है? क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली यहां से एक क्वेश्चन आएगा और वो टॉपिक हमारा है मेथड्स ऑफ रिसर्च। अगर मैं मेथड्स ऑफ रिसर्च के बेसिस पे बात करता हूं तो देखिए, रिसर्च का मतलब क्या होता है, ये इससे पहले की वीडियोस के अंदर आप लोग समझते हुए आए हैं कि रिसर्च का बेसिक मतलब है क्या। व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय रिसर्च, ये आप सब इससे पहले की वीडियो में जान चुके हैं कि रिसर्च बेसिकली होती क्या है। तो रिसर्च को करने के तरीके क्या है? क्यों? क्योंकि 84 डिसिप्लिन है नेट के अकॉर्डिंग, लेकिन वैसे भी जिंदगी में देखा जाए तो रिसर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्यों तरीके हैं? क्योंकि बेसिकली बात अगर की जाए रिसर्च की, तो रिसर्च के अंदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे रिसर्च करने के लिए। बहुत सारे मेथड्स हमारे पास रिसर्च के रहते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो संभवतः रिलेट करेंगे उन टॉपिक्स के साथ जो मैं आज आपकी क्लास में डिस्कस करूंगा। इसके बियॉन्ड भी जाकर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस रिसर्च ओरिएंटेड पूछे जा सकते हैं, लेकिन नेट में यही से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन रिसर्च के और भी मेथड्स हैं हमारे पास, जिसको आप बहुत ज्यादा डिटेल में तब पढ़ते हैं जब आप पीएचडी करते हैं। तो जब आप पीएचडी करेंगे तो पीएचडी करते टाइम पर आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और पीएचडी जब आप करेंगे तो पीएचडी के दौरान आप 6 महीने का कोर्स वर्क करते हैं, तो उस कोर्स वर्क के अंदर काफी ज्यादा डिटेल में बाकी सारे मेथड्स को भी डिस्कस किया जाता है। लेकिन हम सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को या फिर उन्हीं मेथड्स को कंसिडर करेंगे जो एग्जाम में रेलिवेंस रखता है, और उन्हीं टॉपिक्स की हम लोगों ने बात करनी है। बाकी सारी चीजें तो आप बाद में पढ़ते ही रहेंगे। वही अगर मैं बात करता हूँ रिसर्च की, तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके बेसिस पर हम पहले रिसर्च को बाइफरकेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, जिस ओवरव्यू के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि रिसर्च को किस किस बेसिस पर एक रिसर्चर बाइफरकेट करता है। सबसे पहले रिसर्च को या रिसर्च के मेथड्स को बाइफरकेट किया जा सकता है वेरियस मेथड्स के अकॉर्डिंग। तो अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बेसिस पर अगर मैं बात करता हूं तो रिसर्च को जनरली 2 टाइप में बांटा जा सकता है, या फिर 2 टाइप की रिसर्च हमारे पास हो सकती है। एक हमारे पास फंडामेंटल रिसर्च होती है, एक हमारे पास अप्लाइड रिसर्च होती है। अब ये फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च क्या है, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना सीखेंगे रिसर्च का। तो एक हमारे पास एप्लीकेशन है बेस, जिसके बेसिस पर हम बाइफरकेट करते हैं। एक हमारे पास है प्रोसेस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस के बेसिस पर रिसर्च को संभवतः 2 तरीके में बांटा जाता है, एक क्वालिटेटिव और एक हमारे पास क्वांटिटेटिव है। तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। अगर मैं प्रोसेस के बेसिस पर बात करूं तो मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद बात की जाए ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक हमारे पास स्ट्रक्चर्ड है, एक हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड है। एक हमारे पास स्ट्रक्चर्ड रिसर्च है, एक हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड है। एक हमारे पास कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है, एक हमारे पास इंपेरिकल है। एक हमारे पास इनोवेटिव रिसर्च है, एक हमारे पास इंपेरिकल रिसर्च है। इसके बाद एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है, एक हमारे पास एनालिटिकल है, एनालिटिकल रिसर्च है, ठीक है। एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव, एक हमारे पास इंडक्टिव रिसर्च है, और उसी को ही थोड़ा सा डिटेल में और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें 1-2 रिसर्च मिसिंग है, जैसे कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है या फिर एक साइंटिफिक रिसर्च हमारे पास है।
तो वो थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग है, उसको भी मैं आपको साथ ही साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन टाइप की रिसर्च के अंदर बेसिकली डिफरेंस होता क्या है। तो समझने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में संभवतः यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले अगर आपसे बात करूं रिसर्च की, तो रिसर्च को अगर मैं ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर बाइफरकेट करता हूं, इफ आई बाइफरकेट द रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, राइट, वो वाली स्लाइड यहां से मिसिंग है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले करवाना चाहूंगा रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर मैं ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर रिसर्च की बात करता हूं, तो बात करते हैं रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैं ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर बात करूं, तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर रिसर्च को 4 तरीकों में या फिर 4 पार्ट में बांटा जाता है। एक हमारे पास इसके अंदर होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दूसरा हम बात करते हैं, एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, दूसरा हमारे पास एक कोरिलेशनल रिसर्च है। एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है, एक हमारे पास कोरिलेशनल है। इसके बाद एक हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, एक हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, एक हमारे पास एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, एक हमारे पास एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, एक हमारे पास एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, और लास्ट में एक टाइप की रिसर्च हमारे पास और आती है जिसको बोला जाता है एक्सप्लोरेटरी, फिर हमारे पास एक्सप्लेनेटरी है, और एक हमारे पास है लास्ट में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिए यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर जो रिसर्च के मेथड्स बताए गए ये एप्लीकेशन के बेसिस पर बताए गए। एप्लीकेशन एक अलग तरीका है जिसके बेसिस पर हम रिसर्च को क्या करते हैं, बाइफरकेट करते हैं। ठीक है, वो एक अलग तरीका है। एप्लीकेशन के बेसिस पर 2 तरह की रिसर्च हमारे पास हो सकती है, एक फंडामेंटल रिसर्च हो सकती है, एक अप्लाइड रिसर्च हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास और टाइप की रिसर्च है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, और जो इसके अलावा जो बचेंगी उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो देखिए जब भी रिसर्च की बात की जाती है, थोड़ा सा समझिएगा, अगर मैं रिसर्च की बात करता हूं तो रिसर्च के अंदर, रिसर्च कभी भी की जाए तो रिसर्च हमेशा क्या करती है, रिसर्च कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को बताती है। रिसर्च बेसिकली क्या करती है, कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को बताती है कि कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। इन 2 चीजों को समझाने की कोशिश रिसर्च के अंदर की जाती है। कॉज एंड इफेक्ट को समझाया जाता है रिसर्च के अंदर। चलिए जब भी कॉज एंड इफेक्ट की बात की जाएगी तो इस कॉज एंड इफेक्ट को जनरली समझा जाता है या फिर समझाया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की मदद के साथ इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया जाता है। राइट, जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स ही क्या करते हैं, इस कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कॉज इफेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है या फिर इफेक्ट का क्या इफेक्ट कॉज के ऊपर है। तो अब कॉज और इफेक्ट के बेसिस पर हम रिसर्च को वेरियस पार्ट्स में बांटते हैं। तो जिसमें सबसे पहला पार्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहली जो रिसर्च जिसके बारे में बात की जाती है वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सबसे पहले हमारे पास कौन सी रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करता हूं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब क्या है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव, राइट। डिस्क्रिप्टिव को अगर मैं ढंग से समझने की कोशिश करूं, अगर मैं इस वर्ड के ऊपर फोकस करता हूं तो ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है जो खुद ही एक्सप्लेन कर देता है। क्या एक्सप्लेन कर देता है कि अगर मैं किसी एक सिचुएशन को, अगर मैं
किसी एक सिचुएशन को, यानी कि मैं मतलब एक रिसर्चर, आप जब भी रिसर्च पढ़ेंगे तो आप अपने आप को मानेंगे रिसर्चर। तो जब मैं किसी सिचुएशन को डिटेल में, जब मैं किसी सिचुएशन को डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं, व्हेन आई ट्राई टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन डिटेल, जब किसी सिचुएशन को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश की जाती है, राइट, उसे बोला जाता है क्या? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो वहां पर रिसर्चर के द्वारा यूज की जाती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब जो सिचुएशन है वो सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, राइट? अब वो सिचुएशन की बात की जाए तो वो एक सिचुएशन, राइट, किसी भी सिचुएशन को जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो जिस तरह से अकर हो रही थी उसको डिटेल में बताने के लिए हमारे द्वारा यानी रिसर्चर के द्वारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज किया जा सकता है। अब वो डिस्क्रिप्टिव सिचुएशन क्या हो सकती है, वो सिचुएशन क्या क्या हो सकती है? वो किसी एक इवेंट को दर्शाने के लिए, किसी इवेंट को बहुत ज्यादा डिटेल में बताना है, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में बताने के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन को बहुत ज्यादा डिटेल में बताना है, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी है, डिटेल्ड में उस चीज के बारे में बताना है। तो जब किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हमें डिस्कस करना है तो वहां पर रिसर्चर के द्वारा की जाएगी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। कौन सी रिसर्च की जाएगी वहां पर रिसर्चर के द्वारा? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जाती है। ठीक है, ये एक सिचुएशन को, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, यहां पर समझने वाली बात क्या है, ये किसी भी सिचुएशन को एज इट इज बताता है, एज इट इज बताता है। यानी कि जो सिचुएशन जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जिस तरह से प्रिवेल कर रही थी, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की अगर मैं बात करता हूं, अगर एक मैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई सिचुएशन किस तरह से प्रिवेल कर रही थी, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो सिचुएशन जैसी थी उस पर्टिकुलर टाइम पर जिस सिचुएशन को जिस तरह से दर्शाया गया उस सिचुएशन को बिल्कुल वैसे ही उसी तरह से दिखाने की कोशिश की जाएगी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर। यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन नहीं होता है। वेरिएबल जिस तरह से एग्जिस्ट करते हैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि भैया ऐसी सिचुएशन थी तो ऐसा हुआ और ये रीजन उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर रहा। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात की जाए तो ये जनरली एक सिचुएशन को जिस टाइम पर स्टडी की जा रही है रिसर्चर के द्वारा उसको डिटेल्ड में डिफाइन कर देता है, डिजाइन कर देता है। अगर आपसे सिंपल सी, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना हो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, तो आप बोलेंगे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जो 4W और 1H का आंसर देती है। एक ऐसी रिसर्च जो 4W और 1H का आंसर करे। तो 4W का मतलब क्या है? 4W का मतलब है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, सॉरी हु एंड हाउ। इन 4 क्वेश्चनों का आंसर देती है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपको 4W और 1H क्वेश्चन का आंसर करेगी, राइट, कि व्हाट वाज द सिचुएशन, व्हेन इट वाज क्रिएटेड, वेयर इट वाज क्रिएटेड, हाउ इट वाज क्रिएटेड एंड हु क्रिएटेड दिस। इन 5 क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जनरली क्वांटिटेटिव नेचर की होती है। दिस इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। अब ये क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आगे चल के भी मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का सही मायने में मतलब क्या है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, राइट। तो अगर मैं सिंपल सेंस में आपसे पूछूं कि और ज्यादा बढ़िया तरीके से और सिंपल सेंस में अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, दैट व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अगर मैं आपसे एक सेंस में और पूछने की कोशिश करता हूं सिंपल सेंस में कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है क्या, क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, राइट। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ऑल अबाउट, इट इज ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग अ फिनोमिना, इट इज ऑल अबाउट
डिस्क्राइबिंग अ फिनोमिना, एक फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के बारे में बात करेगा। इट बेसिकली टॉक्स अबाउट डिस्क्राइबिंग ए फिनोमिना, एक फिनोमिना को डिस्क्राइब करना। दूसरा ये बात करेगा ऑब्जर्विंग अ फिनोमिना, ऑब्जर्विंग अ फिनोमिना, एक फिनोमिना को ऑब्जर्व करना, उसके बारे में बात की जाएगी। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर की जाएगी, डेट टू ड्रॉ कंक्लूजन, टू ड्रॉ कंक्लूजन, टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द फिनोमिना, कंक्लूजन निकालना, टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द फिनोमिना, उस फिनोमिना से कंक्लूजन निकालना। इन तीन पॉइंटों के बारे में बात की जाती है किसके अंदर, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ऑल अबाउट टू डिस्क्राइब अ फिनोमिना, एक फिनोमिना को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए, दूसरा फिनोमिना को ऑब्जर्व करना, और तीसरा उन फिनोमिना को ऑब्जर्व करके उनसे कंक्लूजन निकालना। इन चीजों के ऊपर बात करेगी। अच्छा, तो किसी भी फिनोमिना को अगर डिस्क्राइब किया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो फिनोमिना पास्ट में हो चुका है। द फिनोमिना हैज ऑलरेडी अकर्ड इन द पास्ट। ठीक है, अब वो फिनोमिना हो चुका है, उसको डिस्क्राइब किया। अब मैंने उस फिनोमिना को क्या करा, ऑब्जर्व करा, दैट व्हाई द थिंग्स हैज हैपेंड इन द पास्ट इन सच अ मैनर। और फिर उसके बाद मैंने उसका कंक्लूजन निकाला, उसके एक कंक्लूजन पर पहुंचा कि उसका कंक्लूजन क्या है, व्हाट वाज द बेसिक कंक्लूजन ऑफ दिस फिनोमिना। तो जब यहां पर यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर संभवतः इन्हीं तीन चीजों का बात की जाएगी और इन्हीं तीन चीजों के बारे में वर्णन किया जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये जो रिसर्च है ये आंसर करती है सिर्फ और सिर्फ 4W और 1H के क्वेश्चन का। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी रिसर्च है जो 4W और 1H को डिफाइन करती है। तो वो हमारे पास कौन सी रिसर्च है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, राइट। दूसरी बात, यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, व्हाटसोएवर द इंफॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए वो कलेक्ट की जाती है एज इट इज। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एज इट इज का मतलब क्या है, दैट विदाउट चेंजिंग द इन्वायरमेंट, दैट विदाउट चेंजिंग द इन्वायरमेंट। यहां पर इन्वायरमेंट को चेंज नहीं किया जाता है। द इन्वायरमेंट इज नॉट चेंज्ड इन दिस मैनर। जैसी चीजें घटित हो रही हैं, हम उन घटित होने वाली चीजों को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद उन्हें ऑब्जर्व करेंगे और उनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। बस इतनी कहानी हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर रहती है। ठीक है, इतनी बात समझ पाए आप लोग या नहीं? जी समझ पाए होंगे आप लोग। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को करने के लिए, राइट, जब एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को करने के लिए हम डाटा को कितने फेजेस में कंडक्ट करते हैं या फिर हम डाटा को कितने फेजेस में कलेक्ट करते हैं, हम यानी कि एक रिसर्चर रिसर्च करते टाइम पर, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते टाइम पर, राइट, जो डाटा कलेक्ट करेगा वो डाटा को कितने फेजेस के अंदर कलेक्ट करता है, राइट, या फिर कितने नंबर ऑफ टाइम पर डाटा को कलेक्ट करता है, या फिर नंबर ऑफ टाइम डाटा इज कलेक्टेड, उसके बेसिस पर रिसर्च को दो फेज के अंदर बांटा गया है। एक हमारे पास इसके अंदर बात की जाती है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की, एक हमारे पास बात की जाती है इसके अंदर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की, एक हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, और एक हमारे पास दूसरे पॉइंट पर आता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। इन सेकेंड प्लेस वी हैव लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। अगर मैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट क्रॉस सेक्शनल स्टडी,
तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के अंदर जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो वन टाइम रहता है, तो यहां पर वन टाइम डाटा कलेक्शन रहता है। Here we have only one time data collection। सिर्फ और सिर्फ एक बारी में ही डाटा को कलेक्ट किया जाता है रिसर्चर के द्वारा रिसर्च करते टाइम पर। यानी कि वो अपनी रिसर्च को किसी भी तरह के फेजेस के अंदर नहीं बांटेगा, वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए डाटा को कलेक्ट करेगा और एक बार ही डाटा को कलेक्ट करेगा और उसके बाद आगे कहानी नहीं होगी, राइट। और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंदर जो डाटा है उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है। द डाटा इज कलेक्टेड मोर देन वन टाइम। एक टाइम से ज्यादा, एक समय से ज्यादा डाटा को कलेक्ट किया जाता है किसके अंदर, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के अंदर। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के अंदर जो रिसर्चर है वो डाटा को कलेक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ एक टाइम के लिए, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंदर जो डाटा को कलेक्ट किया जाता है वो डाटा को कलेक्ट किया जाता है एक से ज्यादा टाइम के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर, ठीक है। अगर जनरली मैं बात करता हूं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप की, अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के मैं टाइप्स की बात करूं तो यहां पर समझिएगा टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो अगर मैं टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करूं टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो अगर मैं इसकी बात आप लोगों के सामने करूं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वेरियस टाइप्स की हो सकती है। जैसे कि इसमें एक हमारे पास आता है सर्वे स्टडी, एक हमारे पास इसके अंदर आता है सर्वे स्टडी, एक हमारे पास इसके अंदर आता है कोरिलेशन स्टडी, एक हमारे पास है यहां पर कोरिलेशन स्टडी। सेकेंड वी हैव कोरिलेशन स्टडी, राइट, कोरिलेशन स्टडी। इसके बाद इसके अंदर एक टाइप और हो सकता है और वो टाइप हमारे पास जनरली होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। एक हमारे पास इसके अंदर है हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च। देखिए अगर मैं सर्वे स्टडी की बात करता हूं, अगर मैं आप लोगों के साथ सर्वे स्टडी की बात करूं, ठीक है, यहां पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो बात करती है, यहां पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक सर्वे को बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, राइट। हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सर्वेस के अंदर ही आते हैं। जो सर्वेस जो होते हैं वो इसलिए क्रिएट किए जाते हैं क्योंकि ये एक ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन देते हैं एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन का, फिनोमिना का, राइट। जब भी सर्वेस कंडक्ट किए जाते हैं तो सर्वेस बेसिकली क्यों कंडक्ट किया जाता है। अगर मैं सर्वे स्टडीज की बात करूं तो सर्वेस क्या करते हैं। अब सपोज करिए अगर मुझे एक बिजनेस चलाना है, आई वांट टू ओपन ए बिजनेस, और वो बिजनेस मान लो मुझे एक चाय की दुकान खोलनी है, आई वांट टू ओपन ए टी स्टॉल। तो मुझे ये देखना है कि जिस एरिया में मैं टी स्टॉल ओपन कर रहा हूं उस एरिया में वो टी स्टॉल काम करेगी भी या नहीं करेगी, लोग मेरे से चाय परचेस करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, जब मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा, इस चीज के बारे में चर्चा करूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सर्वे स्टडी करूंगा। तो सर्वे स्टडी जब किया जाएगा तो मैं उस सिचुएशन को क्या करूंगा, उस सिचुएशन को, जो वो सिचुएशन रहेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, मैं उस सिचुएशन को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू डिस्क्राइब दिस सिचुएशन, बहुत ज्यादा डिटेल में उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी कि उस टाइम पर क्या सिचुएशन रही। वहीं पे कोरिलेशन की अगर स्टडी की मैं बात करता हूं तो कोरिलेशन स्टडीज बेसिकली क्या करती है, ये कोरिलेशन स्टडी बेसिकली क्या करेगी, ये रिलेशन दिखाने की कोशिश करती है। इट बेसिकली ट्राई टू शो द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके बीच में दिखाने की कोशिश करती है, ये रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश करती है बिटवीन वेरिएबल्स, बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को दिखाने की कोशिश करती है कि जो वेरिएबल्स है उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो संभवतः अगर मैं रिलेशनशिप की बात करता हूं तो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप किस तरह का हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की, तो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव हो सकता है, नंबर वन।
दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो एक नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है, और तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, दैट नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट, दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। तो संभवतः कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ एक है यहां पर कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के बारे में बात की जाती है इस टाइप की रिसर्च के अंदर। अब पॉजिटिव रिलेशन कब होगा, अगर सपोज करो मेरे पास एक वेरिएबल है ए, दूसरी तरफ मेरे पास एक वेरिएबल है बी। अगर ए वेरिएबल को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं और मैं देखता हूं कि ए वेरिएबल के बढ़ने से अगर बी वेरिएबल में भी बढ़ोतरी होती है, तो इसका मतलब कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है, एक पॉजिटिव रिलेशन है। वहीं पर अगर मैं साइमल्टेनियसली बात करूं, अगर एक वेरिएबल घटता है और दूसरे वेरिएबल में भी घटत होती है, दूसरा वेरिएबल भी घटता है, तो इसका मतलब हमारे पास अगेन पॉजिटिव रिलेशन है वेरिएबल के बीच में, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। वहीं पर अगर मैं एक वेरिएबल ए दूसरे वेरिएबल बी की बात करूं, फिर से अगर एक वेरिएबल बड़ा और वहीं पर दूसरा वेरिएबल अगर घटता है, या फिर एक वेरिएबल बड़े या फिर एक वेरिएबल कम होता है और दूसरा वेरिएबल उसके अपोजिट बढ़ता है, तो यहां पर इन दोनों वेरिएबल के बीच में एक नेगेटिव कोरिलेशन देखा जाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन देखा जाएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं, अगर एक वेरिएबल बढ़ता है और दूसरे वेरिएबल के ऊपर उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, या फिर अगर पहला वेरिएबल के ऊपर दूसरे वेरिएबल का कोई लेना देना ना हो, तो यहां पर हम ये बता सकते हैं कि संभवतः यहां पर किसी भी तरह का रिलेशन दोनों वेरिएबल्स के बीच में नहीं घटित होता है या फिर नहीं एग्जिस्ट करता है। और जब वेरिएबल्स के बीच में किसी भी तरह का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहां पर बोला जाता है कि वेरिएबल्स के बीच में किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको बोला जाता है नो कोरिलेशन। अगर नो कोरिलेशन की सिचुएशन है, तो उस नो कोरिलेशन की सिचुएशन के अंदर डायग्राम कैसे बनेंगे ये थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा, अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूं, तो सबसे पहले अगर मैंने बात करी, अगर एक वेरिएबल हमारे पास x है और दूसरी साइड हमारे पास एक वेरिएबल y है, और एक ग्राफ और मैं अगर आपके सामने लेके चलूं, तो सपोज करिएगा कि एक वेरिएबल हमारे पास x है और दूसरा वेरिएबल हमारे पास y है। तो अगर मुझे पॉजिटिव कोरिलेशन इनके बीच में बनाना है, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन किस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। और अगर मुझे नेगेटिव कोरिलेशन बनाना है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है, इसके पीछे भी रीजन है। तो देखिएगा, अगर यहां पर इस पॉइंट पर मैं इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं, और फिर मैं इस पॉइंट पर इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं, और मैं इस पॉइंट पर इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। वहीं पर अगर मैं इसको आप लोगों को यहां पर इस पॉइंट पर दिखाने की कोशिश करूं, सपोज करिएगा अगर ये ए पॉइंट है, इसके साथ ही साथ में अगर बच्चों ये बी पॉइंट है, ये अगर बी पॉइंट है, और साथ ही साथ में बच्चों अगर ये सी पॉइंट है, तो यहां पर अगर मैं इनके बीच में रिलेशन आप लोगों को दिखाने की कोशिश अगर करता हूं, तो आप संभवतः देख पा रहे होंगे कि ए पॉइंट के अंदर अगर एक वेरिएबल x यहां पर था, तो दूसरा वेरिएबल y यहां पर था, राइट। दिस वाज द सिनेरियो ओवर हियर। वहीं पर अगर मैंने क्या करा, दूसरा वेरिएबल अगर मेरा बढ़ा, दूसरा वेरिएबल की अगर मेरी पोजीशन शिफ्ट हुई यहां पर, जो कि a से b की तरफ अगर ये गया, तो इसकी पोजीशन अगर यहां पर शिफ्ट हुई, तो वहीं पर जो दूसरा वेरिएबल हमारा है उसकी पोजीशन भी यहां पर शिफ्ट हुई। तो इसका मतलब इनके बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। तीसरी सिचुएशन एक और समझने की कोशिश करिए। हमने इस वेरिएबल को अगर बढ़ाया और ये बढ़कर सी पॉइंट तक चला गया, इस पॉइंट तक आ गया, इस पॉइंट तक अगर आ गया, तो यहां पर आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे जो दूसरा वेरिएबल है वो भी शिफ्ट हुआ, और वो शिफ्ट यहां से यहां पर इस पॉइंट पर देखने को मिला। तो यानी कि तीनों कंडीशंस के अंदर हम एक चीज देख पाए कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल उसी के साथ बढ़ रहा है, और वहीं पर अगर एक वेरिएबल घट रहा है तो दूसरा वेरिएबल उसी के साथ घट रहा है।
इसका मतलब इनके बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। वहीं पर अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं दूसरी कंडीशन आपके सामने रखूं, तो यहां पर देखिए अगर मैं एक्स वेरिएबल की बात करता हूं तो हमारा एक्स वेरिएबल यहां पर है, और उसी के साथ अगर मैं वाई वेरिएबल की बात करता हूं तो वाई वेरिएबल हमारा यहां पर है। इसका मतलब हमारा अगर एक्स वेरिएबल बढ़ा तो वाई वेरिएबल कम हुआ। अगर मेरा एक्स वेरिएबल को मैंने क्या करा, कम करा, तो उसी के साथ मेरा वाई वेरिएबल बढ़ा और इसका पॉइंट शिफ्ट होकर ये ए पॉइंट से शिफ्ट होकर ये बी पॉइंट की तरफ चला गया। वहीं पर तीसरे कंडीशन के अंदर ये वेरिएबल अगर और कम हुआ, ये वेरिएबल अगर और कम हुआ, तो इसी के साथ ये वेरिएबल हमारा और ज्यादा बढ़ा। इसका मतलब इनके बीच में एक नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, और यही रिलेशनशिप बताने के लिए हमारे द्वारा कोरिलेशन रिसर्च या फिर कोरिलेशन स्टडी की जाती है। तीसरी कहानी मैंने आप लोगों के सामने और रखी थी, ये दिखाएगा पॉजिटिव रिलेशन। ये क्या शो करेगा, दिस विल शो पॉजिटिव रिलेशन। ये दिखाएगा नेगेटिव रिलेशन, ये दिखाएगा नेगेटिव रिलेशन। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं, अगर मुझे शो करना है कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसका जो ग्राफ है, इसका जो कर्व है, वो कुछ संभवतः कुछ इस तरह का आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर एक वेरिएबल x यहां पर है और दूसरा वेरिएबल एक y यहां पर है, एक x यहां पर है और y यहां पर है, और अगर मैं इसको ड्रॉ करने की आपके समक्ष कोशिश करता हूं, तो इसका रिलेशन कुछ इस तरह से होगा, राइट। दिस विल बी द रिलेशन लाइक दिस, कि भाई एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से कोई कहीं तक लेना देना ही नहीं है, कोई किसी पॉइंट पर कोई लेना देना ही नहीं है वेरिएबल्स के बीच में। इट शोज दैट इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देयर एग्जिस्ट नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। जी, फिर इसके बाद हम लोगों ने एक पॉइंट और समझा, और तीसरा टाइप मैंने आपको बताया, वो थी हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च। एक हमारे पास है हिस्टोरिकल रिसर्च। देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने वाला डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर ये है, वो यही है कि रिसर्च के अंदर हम पढ़ते क्या है, रिसर्च के अंदर हम सर कॉज और इफेक्ट के बारे में ही तो समझते हैं। वी बेसिकली स्टडी अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। यही चीज तो पढ़ी जाती है कि कॉज और इफेक्ट क्या है। इसी चीज को तो समझने की कहानी और मकसद हम ये कह सकते हैं एक किस्म का रिसर्चर का रहता है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च एक पार्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, क्योंकि यहां पर कॉज और इफेक्ट की अगर बात की जाए, तो जो कॉज है, कारण है, वो कारण पहले ही घटित हो चुका है, वो पहले ही घटित हो चुका है, ठीक है, वो पहले ही घटित हो चुका है। तो कहने का मतलब क्या है सर, अरे भाई कारण जब पहले ही घटित हो चुका है, तो रिसर्चर के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी भी तरह की कि भाई वो पहले घटित हुए सिचुएशन को चेंज कर सके। तो इसको ये चेंज नहीं कर सकता है, तो ये इस चीज को क्या नहीं कर पाएगा, चेंज नहीं कर पाएगा। तो जब वो उसे चेंज नहीं कर पाएगा, तो वो क्या कर पाएगा, वो उसे चेंज, जो चीजें ऑलरेडी घटित है उस चीजों को क्या कर पाएगा, रिकॉर्ड कर पाएगा और उसके इफेक्ट को देख पाएगा। बस इतनी कहानी इसके अंदर रहेगी। तो हिस्टोरिकल रिसर्च बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही पार्ट है, जो बेसिकली ये बताता है कि किस तरह से चीजें चलेगी, लेकिन वो चीजें ऑलरेडी पास्ट में क्या हो चुकी हैं, घटित हो चुकी हैं। वो चीजें पास्ट में क्या हो चुकी हैं, घटित हो चुकी हैं। तो उसके ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल रिसर्चर का आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक रिसर्च आती है जिसे हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल रिसर्च। एक हमारे पास है एनालिटिकल रिसर्च, एक हमारे पास है एनालिटिकल रिसर्च। अब सर ये एनालिटिकल रिसर्च कौन सी नई रिसर्च आ गई मार्केट में, है ना। तो अगर मैं एनालिटिकल रिसर्च की बात अगर आप लोगों के समक्ष रखूं कि एनालिटिकल रिसर्च क्या है, राइट, तो ये यूज करती है, दिस बेसिकली यूज इंफॉर्मेशन, दिस रिसर्च बेसिकली यूज इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स that are already available, that are already
अवेलेबल, that are already available। तो ये रिसर्च ऐसे इंफॉर्मेशन या फिर फैक्ट्स की बात करेगी जो पहले से ही घटित हो चुकी हैं, जो इंफॉर्मेशन और फैक्ट जो पहले से ही हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल है। तो जब ऐसे फैक्ट जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल है तो वहां पर क्या की जाएगी, यहां पर की जाएगी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन की आपके सामने बात करूं कि क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ये जो वर्ड अगर क्रिटिकल की बात की जाए तो क्रिटिकल वर्ड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है या फिर ये रिलेट करेगा आपके ब्रेन के साथ, ब्रेन के साथ। तो यहां पर आपके पास जो भी डाटा रहेगा उस डाटा को आप प्रॉपर तरीके से क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। यू विल बेसिकली ऑब्जर्व द डाटा। आप डाटा को ऑब्जर्व करोगे और ऑब्जर्व करने के बाद जो आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी, तो जो भी इंफॉर्मेशन फैक्ट जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसको एनालाइज करोगे, क्रिटिकली ऑब्जर्व करोगे, किसके अंदर, एनालिटिकल रिसर्च के अंदर, ताकि आप किसी तरह के कंक्लूजन तक पहुंच पाओ। इतनी सी बात इसके अंदर है। इसके बाद हमारे द्वारा रिसर्च की जाती है एक और, उस रिसर्च को बोला जाता है एक्सप्लेनेटरी। एक हमारे पास है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक हमारे पास है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। और एक्सप्लेनेटरी के अलावा अगर मैं बात करूं तो एक रिसर्च हमारे पास और है जिसको बोला जाता है एक्सप्लोरेटरी। एक हमारे पास है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अगर मैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की बात आप सबके सामने करूं कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या है, राइट, तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जो जनरली दो टाइप के क्वेश्चंस का आंसर हमें देती है, दो टाइप के प्रश्नों का उत्तर हमारे समक्ष लेके आएगी। पहला प्रश्न हमारे पास है हाउ, एक हमारे पास है हाउ और दूसरा हमारे पास जो प्रश्न है वो है व्हाई। हाउ एंड व्हाई, इन दो क्वेश्चनों का आंसर देती है। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमें 4W और 1H के क्वेश्चन का आंसर करती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेसिकली प्रोवाइड आंसर टू टू क्वेश्चन, दो क्वेश्चन का हमें आंसर देती है। पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च 5 क्वेश्चंस का आंसर देती है, 4W और 1H का। उसी तरह से अगर मैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की बात करता हूं तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हमें हाउ एंड व्हाई के क्वेश्चन का आंसर देती है। इट बेसिकली प्रोवाइड और इट बेसिकली गिव्स आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट हाउ एंड व्हाई, राइट, व्हाई दिस हैपेंड एंड हाउ दिस हैपेंड, इसको एक्सप्लेन करती है। नाम से पता चलता है एक्सप्लेनेटरी, बिकॉज इट विल एक्सप्लेन द सिचुएशन दैट हाउ द थिंग्स हैज हैपेंड। कोई चीज अगर घटित हुई है तो वो चीज किस तरह से घटित हुई है और वो क्यों घटित हुई है। व्हाई दैट थिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड, वो चीज क्यों हुई, व्हाई। तो उस हाउ और व्हाई का आंसर हमें देगी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। कौन सी रिसर्च देगी, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च देगी। जनरली एक्सप्लेनेटरी रिसर्च वहां पर की जाती है जहां पर एक रिसर्चर के पास बहुत ही लिटिल नॉलेज होता है, किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा लिटिल नॉलेज उसके पास अगर है और उसको उसके अंदर क्या करना है, और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी है। किसी चीज के बारे में बहुत कम नॉलेज अगर हमारे पास है एंड वी वांट टू डू मोर इन्वेस्टिगेशन, हमें उस चीज के अंदर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करना है। बहुत लिमिटेड नॉलेज हमारे पास है, वी हैव ओनली लिमिटेड नॉलेज एंड वी वांट टू डू एक्सप्लोरेशन इन दैट फील्ड। उस चीज के बारे में हमें थोड़ा और ज्यादा डिटेल में समझना है, जानना है, तो हमारे द्वारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जाएगी, राइट। और ये मैं आपको बता चुका हूं, व्हाई एंड हाउ रिलेशनशिप को भी ये क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, राइट, एक्सप्लेन करेगी व्हाई और हाउ के भी सिचुएशन को बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है। तीसरी हमने बात करी, राइट, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के बारे में मैंने आपको बताया, राइट। सो दिस वाज अबाउट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। और वहीं पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात की जाए, ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमारी हाउ एंड व्हाई का आंसर करेगी, ठीक है। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो थोड़ा सा यहां पे समझिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक्सप्लोर करेगी उन नॉलेज को जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा
जिसके बारे में नॉलेज नहीं है तो ये इसको यहां पर हम लोग मेंशन करेंगे, आई हैव मेंशन्ड इट ओवर हियर। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एक फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है, ध्यान से समझिएगा। इट बेसिकली एक्सप्लेन द फिनोमिना that how and why the phenomena has occurred, whereas exploratory research help us to explore the things or the areas in which little knowledge or less knowledge is known about, so that more knowledge can be collected to that particular or specific subject। इसीलिए हमारे द्वारा की जाती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो एक्सप्लोर करना, तो जहां पर एक्सप्लोरेशन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हमारे द्वारा की जाती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक होती है सर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और अगर मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की अगर आप लोगों के सामने बात करता हूं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिसर्च। क्यों इंपॉर्टेंट रिसर्च है, ध्यान से समझिएगा। तो रिसर्च के अंदर मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि रिसर्च के अंदर हम बेसिकली क्या ऑब्जर्व करते हैं, वी बेसिकली ऑब्जर्व कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? वेरिएबल्स की मदद के साथ। तो वेरिएबल जनरली अगर बात की जाए तो दो तरह के वेरिएबल्स की बात की जाती है, एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इंपैक्ट पड़ा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसको बेसिकली क्या किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। दैट कैन बी मैनिपुलेटेड। और मैनिपुलेटेड किसके द्वारा किया जा सकता है, इट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। इसको रिसर्चर के द्वारा क्या किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। सारी कहानी वेरिएबल्स की ही है। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में बात करता हूं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल पॉसिबल नहीं होता है, वहां पर मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल नहीं होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की खासियत ही यही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हमारे होते हैं इसका कंट्रोल किसके पास रहता है, रिसर्चर के पास रहता है। किसके पास इसका कंट्रोल रहेगा, रिसर्चर के पास रहेगा। यानी कि रिसर्चर क्या कर सकता है, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ही कैन चेंज द वेरिएबल और इसके इंपैक्ट को वो देख सकता है किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, या फिर इसके इंपैक्ट को डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। यही कहानी पढ़ी जाती है, समझी जाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करूं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बेसिकली खासियत क्या है, तो सबसे पहली खासियत तो इसकी यही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सबसे पहली बात अगर इसके अंदर की जाए तो वो यही है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या किया जा सकता है, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जा सकता है। दैट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है किसके द्वारा, रिसर्चर के द्वारा। रिसर्चर इसे क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर इस वेरिएबल का कंट्रोल, इस वेरिएबल का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल किसके पास रहेगा, रिसर्चर के पास रहेगा। तभी तो साइंस के अंदर जितनी भी रिसर्चें की जाती हैं वो सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थ्रू ही की जाती है। वहां पर यहां पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही होती है क्योंकि यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंट्रोल रिसर्चर के पास रहता है। रिसर्चर विल हैव द कंट्रोल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस केस। दिस वाज द सिनेरियो। यही चीजें तो हमने समझनी है। इसकी कहानी क्या है, अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं तो इसकी विशेषता क्या है, राइट? तो इसकी अगर विशेषता बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट भी है टॉपिक, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की अगर बात करता हूं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सबसे पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक है कंट्रोल, राइट? दूसरा क्या है, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन। और तीसरी अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों तो जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। तो पहला पॉइंट क्या है, कंट्रोल। तो मैंने आपको बताया यहां पर जो वेरिएबल है उसका कंट्रोल किसके पास रहेगा, द रिसर्चर विल हैव द कंट्रोल। कंट्रोल किसके पास है, रिसर्चर के पास है सर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर जो कंट्रोल है वो कंट्रोल किसके पास रहेगा, रिसर्चर के पास रहेगा। किसका कंट्रोल रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का।
क्यों सर? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही एक ऐसा वेरिएबल है जिसको क्या किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है रिसर्चर के द्वारा, या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही एकमात्र ऐसा वेरिएबल है जिसका मैनिपुलेशन किया जाता है, उसके संदर्भ में बाकी वेरिएबल्स का रिस्पॉन्स देखा जाता है कि बाकी वेरिएबल किस तरह से काम कर रहे हैं। तीसरा, इन दोनों के बेसिस पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है, इसके बेसिस पर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वो हो गया जिसे मैनिपुलेट कर दिया, राइट, यानी कि इसको इसके साथ छेड़खानी की जा सकती है। जैसे कि साइंस के अंदर हम जब खास करके अगर मैं एग्जांपल दूं केमिस्ट्री के अंदर, तो जब हम वेरियस केमिकल्स का कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ देखते थे तो हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पर या फिर डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इस सिचुएशन के अंदर अगर ये सिनेरियो है तो इस सिचुएशन के अंदर क्या सिनेरियो हो सकता है, इसके बारे में जानने की कोशिश हमारे द्वारा की जाती है। तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पूरा कंट्रोल रहेगा किसके पास, रिसर्चर के पास। रिसर्चर विल हैव द कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन का सारा कंट्रोल रिसर्चर के पास रहेगा। कंट्रोल भी रहेगा, वो उसका मैनिपुलेशन भी कर सकता है और वो उसका ऑब्जर्वेशन भी कर सकता है, वो उसको ऑब्जर्व भी कर सकता है। ये तीनों कहानियां संभवतः आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये हमारा पहला टाइप था जिस टाइप के अंदर हमने राइट जिसके अंदर हमने समझने की कोशिश करी रिसर्च को किसके बेसिस पर, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर। जहां पर हमने ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर रिसर्च को डिफाइन करने की कोशिश करी कि रिसर्च कितने टाइप की हो सकती है, तो मैंने आपको संभवतः बताया यहां पर कि रिसर्च जो है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे 5 पार्ट्स में बाइफरकेट की जा सकती है। एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रहती है, एक हमारे पास कोरिलेशनल रहती है, एक हमारे पास एक्सप्लेनेटरी रहती है, एक हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रहती है और एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रहती है। तो ये 5 टाइप की रिसर्च हमें देखने के लिए मिलती है। किसके अंदर देखने के लिए मिलती है, आउटकम के, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे। तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर हमारे पास 5 टाइप की रिसर्च रहती है। 5 टाइप की रिसर्च हमारे पास ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर है, जिसके बारे में हमने बहुत ज्यादा डिटेल में जाना। तो ये हमारी पहली वीडियो थी मेथड ऑफ रिसर्च के अंदर। इसके बाद जो अगली वीडियो रहेगी उन वीडियोस के अंदर हम आगे के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आगे और कितने प्रकार की हमारे पास रिसर्च हो सकती हैं और उनको किस तरह से वैलिडेट या फिर एक रिसर्चर के द्वारा यूज किया जा सकता है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।